अच्छा जी, ये स्क्रीन भी शो हो रही है आपको? जी सर हो रही है। चलिए ठीक है। कल तक हमने जो पढ़ा था वो माइक्रोटोम्स और उसकी टाइप्स पढ़ी थी। आज हमने देखना है कि माइक्रोटोम में जो नाइव्स इस्तेमाल होते हैं वो किस किस तरह के। माइक्रोटोम नाइव जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा माइक्रोटोमी के अंदर। उसकी वजह क्या है कि जो अच्छे सेक्शन हैं वो जितना अच्छा नाइफ होगा, जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी, जितना वो शार्प होगा, उतने ही अच्छे सेक्शन आएंगे। अब जो नाइफ्स हैं ये बहुत सारी साइज़ पे हमें अवेलेबल है, बहुत सारे मटेरियल के अवेलेबल है, कुछ शेप्स डिफरेंट इनकी अवेलेबल हैं। तो जो हमें सेलेक्ट करने होते हैं अपनी नीड के हिसाब से। ये बनाए इसलिए गए थे कि ये माइक्रोटोम के अंदर फिट आ जाएं और फिर जो टिश्यूज़ डिफरेंट तरह के हार्ड होते हैं, कोई नरम होता है, कोई सेमी सॉलिड टाइप होता है, कोई ज़्यादा हार्ड आ जाता है, कैल्सीफाइड टिश्यूज़ आ जाता है, तो उनको ये कोप कर सके, ये कुछ स्ट्रेन कुछ जो है वो बर्दाश्त कर सके और अच्छा अच्छा सेक्शन काट सके। आमतौर पे जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, जो रूटीन की लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, वो मेटल के बने हुए होते हैं, लेकिन बाज़ का हमें इनके अलावा भी कुछ चीज़ों के बने हुए माइक्रोटोम ब्लेड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो आम है वो वही है रेज़र स्टील, जो आम जो कार्बन है, कार्बन स्टील उसका बना हुआ होता है। दूसरे हैं जी नॉन मेटल, उसमें ग्लास के नाइफ्स भी होते हैं और डायमंड नाइफ्स भी आते हैं। अब ब्लेड्स या नाइफ्स जो हैं दो तरह के हैं, एक है रीयूजेबल, दूसरे हैं डिस्पोजेबल। जो रीयूजेबल है वो ये है कि जब वो ज़रा ब्लंट हो जाते हैं, उनकी शार्पनेस कम हो जाती है, उनको दोबारा शार्प किया जाता है रगड़ के, रीयूजेबल। जो डिस्पोजेबल है वो जब एक दफ़ा ब्लंट हो जाते हैं तो उनको फेंक के नया लगा लिया जाता है। ठीक, तो इन दोनों में से डिस्पोजेबल आर बेटर, क्योंकि वो मशीन के ऊपर शार्प हुए होते हैं, फिर उनको हम फेंक देते हैं, नया लगा लेते हैं। ठीक है, ये कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी ऑफ सेक्शन देता है। जो डिस्पोजेबल नहीं है, जो रीयूजेबल है, वो ऐसा ऐसा ख़राब होता जाता है और उसकी फिर शार्पनेस भी उतनी नहीं हो सकती मैनुअली। किस इसमें सर स्क्रीन मुझे शेयर नहीं समझ हो नहीं रही। आई आप क्या पूछना चाह रहे जी अब हैं। अच्छा, स्क्रीन आपको शेयर नहीं हो रही? अब हो रही है सर। अच्छा, मैं तो कुछ नहीं किया, वैसे पहले भी हो रही होगी। अच्छा जी, तो जो डिस्पोजेबल ब्लेड्स है, बाकी भी बता दें आप लोगों को, स्क्रीन शो हो रही है जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स है? यस सर हो रही है। चलो ठीक है। यस सर। ठीक। अच्छा जी, शार्प एज जो है मीन्स के वो जो हमें रिक्वायर्ड थिकनेस होती है 3 माइक्रोमीटर 5 माइक्रोमीटर की, वो डिस्पोजेबल ब्लेड्स अच्छी तरह से हाई क्वालिटी के सेक्शन हमें दे सकते हैं। ठीक है, जो डिस्पोजेबल ब्लेड हैं वो बारीक होते हैं और हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। अब इसकी आगे आ गई टाइप्स। जो लोग कुर्बानी में काम कराते हैं साथ अपने घर वालों के, या खुद करते हैं, या ये छुरियाँ छुरियाँ तेज़ कराते होंगे कुर्बानी में, उनको ये चीज़ ज़रा आसानी से समझ आ जाएगी, बाकियों को भी आ जाएगी, कोई इतना वो नहीं है इसमें। टाइप्स है माइक्रोटॉम नाइफ्स की। हाइफोन नाइफ है, ठीक है, ये किस में इस्तेमाल किया जाता है? रॉकिंग माइक्रोटॉम में। आपने टाइप्स पीछे पढ़ ली हुई है ना, रॉकिंग माइक्रोटॉम, तो जो हाइफोन नाइफ है ये रॉकिंग माइक्रोटॉम में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, बड़े नाइफ्स हैं जिसका हैंडल डीटैचेबल है, ranging from 8 to 20 centimeter, 8 centimeter for freezing microtome, 20 centimeter for base sledge microtomes। ठीक है, मुख्तलिफ माइक्रोटोम के लिहाज से उनकी जो है वो मेजरमेंट आपको याद होगा। बेस स्लैज माइक्रोटोम ज़रा बड़ा माइक्रोटोम है, या बड़े सेक्शन काटने के लिए था, तो उसके लिए 24 सेंटीमीटर का लगा रहे हैं नाइफ। अब इसमें ना आगे दो पार्ट्स आ जाते हैं, हील और टो। हील और टो। हील वो एंगल है जो कटिंग एज और नाइफ के एंड पे होता है, नियरेस्ट टू दी
हैंडल, जो जिस तरफ हैंडल लगा होता है ना, आपको याद होगा कल हमने देखा था हैंडल, ये साथ में आपको नजर भी आ रहा होगा हैंडल। ये जो साइड पे जो एंगल है उसको हम कहेंगे हील, मीन्स कि ये इसका नीचे वाला हम कंसीडर करेंगे, हील कंसीडर करेंगे। जो टो है, टो हम कंसीडर करेंगे जो दूसरी साइड है, जो हैंडल वाली साइड से फार फार अवे है या दूर है। ये आपको क्लियर हुई। ये वैसे इसकी ना डिवीजन की जाती है कि हील टू टो, जहाँ से हैंडल आपने डालना है वो हील है, जो जो दूसरी साइड है वो टो है। ये देखें, ये वेज शेप है, इसको वेज शेप कहते हैं। ये बाइकनकेव है, ये प्लेनो कनकेव है, एक साइड से है सिंगल, ये बाई है ना, ये दोनों साइड से इस तरह है कनकेव, ये एक साइड से है तो इसको प्लेनो कनकेव कहेंगे, एक साइड से प्लेन है। दूसरा है टूल वेज, ये इस तरह से। तो ये इसकी मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं। अब है जी जो प्लेनो कनकेव है, प्लेनो कनकेव कौन सा है? ये वाला। इट इज़ फॉर स्लेज टाइप माइक्रोटोम एंड सम रोटरी टाइप माइक्रोटोम्स। ठीक है, आमतौर पर ये स्लेज में इस्तेमाल होता है या कुछ रोटरी में इस्तेमाल हो सकता है प्लेनो कनकेव। अब है जी प्लेनो कनकेव, वेरी कनकेव, मीन्स कि जो इतना कनकेव है, जो इससे भी ज़्यादा कनकेव हो, यहाँ से बिल्कुल इस तरह करते हुए ऐसे आए। ठीक है, ये है प्लेनो कनकेव, जो ज़्यादा प्लेन हो जाए, कनकेव हो जाए एक साइड से, तो वो सिलाइडन का काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये वेज, प्लेन वेज, इसकी रिजिडिटी बेहतर है, इसके एंगल दोनों साइड से ज़ाहिर सेम है, तो इस वजह से ये स्टेबल भी है। और ज़्यादातर जो माइक्रोटोम्स हैं या जो हम रूटीन में लैब में इस्तेमाल करते हैं माइक्रोटोम्स, उनमें ये इस्तेमाल होता है वेज टाइप, प्लेन वेज टाइप, ये वाला रूटीन माइक्रोटोमी में इस्तेमाल होता है। बाई कनकेव जो दोनों साइड से कनकेव है, वो है रॉकिंग और स्लेज टाइप माइक्रोटोम के लिए। उसका फ़ायदा क्या है कि ये शार्पनिंग इसकी ईजी है, लेकिन क्योंकि ये दोनों साइड से कनकेव है, ये देखें ना, शार्पनिंग तो है इसकी ईजी, लेकिन ये दोनों साइड से कनकेव है, इसलिए ये इतना रिजिड नहीं रहता। जितना ये सख्त होगा, वाइब्रेशन जितनी ये बर्दाश्त करेगा उतनी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठीक है, तो ये शार्पनिंग तो ईजी है, लेकिन ये उतना रिजिड नहीं होगा, इसमें वाइब्रेशन आ सकती है, कटिंग में थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है। दूसरा टूल आज, ये जो आपने देखी होगी छेनी, छेनी जिसको कहते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं मिस्त्री लोग, टूल वेज। तो जो इस शेप का, ये मज़ीद हार्ड टिश्यूज़ के लिए है, क्योंकि ये देखें ना, ये वेज से भी थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा यहाँ तक मोटा है, आगे से बारीक है, तो इस वजह जितना हार्ड टिश्यू होगा उतना ही मोटा जो है हमें ये नाइफ चाहिए होगा। यहाँ तक कोई चीज़ जो समझ ना आई हो? सर आ गई है। चले जी, ठीक। ये देखना, नाइफ के हम एंगल बना सकते हैं कि एक तो दरमियान वाला एंगल है, जो नाइफ की दोनों साइडों के अंदर वाला एंगल है कि ये एंगल है। दूसरा एंगल है इसके नीचे वाला। तीसरा एंगल है ये जो इसके ऊपर होता है। Facet angle is the angle between the two facets that form the cutting edge. ये वो एंगल है जो दो फेसेट्स के दरमियान होता है और कटिंग एज बनाता है, जिसको एंगल ऑफ बेवेल कहते हैं। जो आमतौर पे हम 27 to 32 डिग्री एंगल रखते हैं। जितना ही ये एंगल छोटा होगा उतना ही नाइफ शार्प होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत ही छोटा हो जाएगा एंगल, फॉर एग्जांपल 10 पे चला जाए, तो फिर जो है क्या होगा, डिस्टॉर्शन आने लग जाएगी, वही वाइब्रेशन आने लग जाएगी। ये देखो ना, इसमें एंगल कम था, ये शार्प तो होगा लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन आ सकती है, वाइब्रेशन आ सकती है। इसमें एंगल थोड़ा ज़्यादा है, तो इस तरह से ये बात कर रहे हैं कि जो एंगल है आमतौर पे जो रिक्वायर्ड है वो 27 to 32 है, लेकिन अगर इससे भी बारीक होगा तो नाइफ तो शार्प होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी इलास्टिसिटी उसमें आती जाएगी, हार्डनेस कम होती जाएगी।
ये एंगल ऑफ बेवल जो ये इसको कहते हैं एंगल ऑफ बेवल, ये वाला जो दोनों के दरमियान में। अच्छा जी, फिर है जी रेक एंड क्लियरेंस एंगल। ये है जनाब आमतौर पर 15 डिग्री। जितना ज़्यादा एंगल होगा उतनी लो क्लियरेंस होगी, कम क्लियरेंस होगी और कम कंप्रेशन होगी, स्मूथ फ्लो होगा। अगर हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है तो एंगल हम बढ़ा सकते हैं, अगर हार्डर टिश्यू है तो एंगल हम कम कर लेंगे। ये आप बिल्कुल इस तरह से समझ लें जैसे आपने कोई भी चीज़ काटनी है, गाजर काटनी है तो छुरी के साथ, तो आप देख लें कि जब आप जितना एंगल बढ़ जाएगा, अगर 90 पे होगी तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाएगी काटनी ना। अगर उसको इस तरह से करेंगे जो है लॉन्गिट्यूडनल, तो फिर ज़रा ईजी हो जाएगी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ जी, जी सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं लेक्चर लेके बात करता हूँ। अच्छा, जो विड्थ है दो फेसेट्स की which makes the cutting edge of as recommended to be 0.1 to 0.6 मिलीमीटर, जो आपस में विड्थ है। ये एंगल ऑफ बेवल हो गया, ये विड्थ होगी और ये ऊपर वाला एंगल हो गया। ये ऊपर वाले एंगल को हम कहते हैं रेक एंड क्लियरेंस एंगल, ये वाला। अब बात आ गई जी माइक्रोटोम की। इसके नाइफ की शार्पनिंग हम कैसे करते हैं। इसमें दो तरह की हम मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मैनुअल है, दूसरा ऑटोमेटेड मेथड है। शार्पनिंग जब आप जहन में रख लें कि जो छुरियाँ तेज़ करने वाली बात जहन में रख लें, अभी हम इसकी बात करते हैं। दो इसके बाद का स्टेप्स होते हैं, हॉर्निंग है और स्टॉपिंग है, ठीक है। इसमें एक स्पेशल स्टोन होता है, आपने देखा होगा बाद का जो गांव वाले हैं ना बार्बर्स, उनके पास भी होता है वो एक रेडिश ब्राउन टाइप स्टोन, तो उसके ऊपर ये रगड़ते हैं उसको, उससे ये नाइफ शार्पन हो जाता है। हॉर्निंग क्या करती है कि ये ग्राइंडिंग करती है कटिंग एज की टू शार्पन द नाइफ, मीन्स कि उसमें रगड़ते हैं जो एज है उस पत्थर के ऊपर, जिससे ग्राइंडिंग बनती है, जिससे सरफेस की एब्रेजन होती है और नाइफ ऐसा ऐसा शार्पन हो जाता है। अब आगे कौन सी किस्म के हॉर्न है। हॉर्न वही पत्थर की बात हो रही है, स्टोन की बात हो रही है। बेल्जियन ब्लैक वेन हो सकता है, आर्कांसस है, एलोक्साइट है, ठीक है। जो ब्लैक वेन है ये फास्ट है और कोर्स अच्छी फिनिशिंग देता है, कोर्स ग्राइंडिंग है, ठीक है। जो आर्कांसस है ये कोर्स होनिंग, ये जो कोर्स होनिंग है उसके बाद फाइन करने के लिए, ठीक है। मीन्स कि उसको मज़ीद फाइन, पहले एक आधी फाइन होगी, शार्पन होगा, कुछ उसके अच्छे बन जाएंगे, फिर उसको मज़ीद फाइन करने के लिए, मज़ीद बारीक करने के लिए आर्कांसस इस्तेमाल होगा। ये बात समझ आई है। रिपीट कर दें सर एक बार। यस सर। अच्छा, देखिए ट्रिमिंग और कटिंग में ना फ़र्क होता है। जो टिश्यू जब हम माइक्रोटोम के अंदर डालते हैं ना, तो पहले उसको हम 20 माइक्रोमीटर पे काटते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिमिंग करना। ट्रिमिंग से भी मतलब कि सारी जो सर्फेसेज हैं वो अलाइन हो जाएं, एक जैसी हो जाए। उसके बाद 5 माइक्रोमीटर पे हम उसको ले आते हैं जो फाइन कटिंग करने के लिए। यही बात इसमें आ रही है, जो शार्पनिंग करनी है तो पहले इसको कोर्स ग्राइंडिंग करते हैं, आधा शार्पन हो जाता है, ठीक है। फिर उसको फिनिशिंग करनी है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी जो है शार्पन करने के लिए, तो उसको हम आर्कांसस पे करेंगे। उससे मज़ीद जो है ज़्यादा उसमें शार्पनेस आएगी, मज़ीद तेज़ी आएगी उसके अंदर, नाइफ के अंदर, जब आर्कांसस के साथ करेंगे। जो एलोक्साइट है इससे जल्दी शार्पनिंग हो जाती है, लेकिन ये इतनी फाइन नहीं करता। फाइन और कोर्स में समझ आ रहा है बात। फाइन ये है कि जो ज़्यादा अच्छी हो, कोर्स है थोड़ी, फॉर एग्जांपल आटा आप देख लें, या रेड रेड जो चिल्ली है वो देख लें, जो बारीक पाउडर है उसको हम कहेंगे फाइन पाउडर,
और जो वो कूटी हुई मिर्चें होती है उसको हम कहेंगे कि कोर्स है, मीन्स कि वो ज़्यादा फाइन नहीं है। तो इसी तरह से है कि जो पहले हम कोर्स करते हैं, पहले हम उसको आधा जो है वो करते हैं शार्पन, उसके बाद अच्छी तरह से जो शार्पन करते हैं वो फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, फाइन आ जाती है, वो अरकानसिस के साथ करते हैं। अब कुछ समझ आई है बात? यस सर। यस सर। जो एलॉक्साइट है वो भी कोर्स है, मतलब आधी वो शार्पनिंग करेगा लेकिन उतनी फाइन नहीं करेगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी उसकी, ये मतलब है। फिर आ गया जी टैमो शेंटर स्कॉच। ये भी अच्छा अच्छा जो हॉर्निंग मटेरियल है, ठीक है, सॉफ्ट है लेकिन इसकी लाइफ शॉर्ट है, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट है तो ज़ाहिर है ये जल्दी ये भी ख़त्म होता जाएगा ना, रगड़ा आ जाएगा, लेकिन ये अच्छी फिनिशिंग के लिए है। फिर आ गया जी कार्बोरंडम। कोर्स वर्कर ये है कि पहले जो मेजर शार्पनिंग करनी है वो कर लेगा, उसके बाद फाइन शार्पनिंग के लिए अगेन हमें जो है वो अरकेंसिस वगैरह इस्तेमाल करने पड़ेगा ना। फिर है जी प्लेट ग्लास। इसमें एक प्लेट ग्लास जो है ना, इसके ऊपर एक अब्रेजिव लगा दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी जाती है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये भी इसको शार्पन कर सकता है नाइफ को। होता है ये ग्लास की प्लेट है लेकिन इसके ऊपर कोटिंग की जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, फिर इसके ऊपर जो नाइफ रगड़ेंगे तो वो भी इसको शार्पन कर सकता है। ये जो नीचे पड़ा हुआ है ना, ये नीचे ये देखें, ये इसका फ्रेम है और इसके अंदर ये पत्थर पड़ा हुआ है, स्टोन है, ये हॉर्निंग है, हॉर्निंग मटेरियल है। इसके ऊपर ये जो ब्लेड है इसको हम पकड़ के तो रगड़ते हैं, जिस तरह छुरी तेज की जाती है। अब समझ आ गई है आपको ये चीज़? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो है ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, और ये जो इसके ऊपर है ना, ये इसको हॉर्निंग करने के लिए हॉर्निंग गाइड है। मीन्स कि इसको ब्लेड को तो हम नहीं पकड़ सकते ना, वो लग जाएगा, तो इसको पकड़ते हैं, इसके अंदर ब्लेड हम फिक्स कर लेते हैं। करते कैसे हैं जनाब हम? जो हॉर्न है, हॉर्न उस स्टोन की बात कर रहे हैं। इट इज़ प्लेस्ड ऑन ए नॉन स्किड सरफेस, ऐसी सरफेस पे रखते हैं जो स्लिपरी ना हो, ये ना हो हम तेज़ करने लगे तो वो खुद ही आगे फिसलता फिरे, ठीक है। साथ में आपने देखा होगा, अगर कोई हॉर्निंग करते हुए देखा है किसी चीज़ को, तो कि उसको आप वेट भी करते हैं उस मार्बल को, उस पत्थर को, ठीक है। डैम क्लाड यूज़ किया जाता है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल या कोई वाटर यूज़ कर सकते हैं लुब्रिकेशन करने के लिए, उसके ऊपर डाल देते हैं, वो वेट हो जाता है ताकि थोड़ी लुब्रिकेशन भी हो, ये ना हो कि नाइफ के एजेस ही ख़राब हो जाए। द नाइफ कंप्लीट विद हैंडल एंड बैकिंग sheath is laid on the horn with the cutting edge facing away from the operator and heel roughly at the center of the nearest of the horn। मतलब क्या होगा, इसमें जो ऑपरेटर है जो वो कर रहा है वो किस साइड पे होगा, वो इस साइड पे होगा, यहाँ पे ये रखेगा, जो एज है इस तरफ ही होगा जिस तरफ ये है, यहाँ से ये खींचते हुए ड्रैग करके इस तरफ लेके जाएगा। इससे ये होगा कि ये शार्पन भी होगा और इसकी एज भी ख़राब नहीं होगी। अगर इधर से इसकी तरफ इधर इधर से इस तरफ पुश करेंगे तो इसकी एज ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर इसकी साइड अपोजिट पे होगा और यहाँ से वापस की तरफ खींचेगा। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, आपको अंदाज़ा होगा इसका। इसको आप थंब और फोर फिंगर के दरमियान पकड़ सकते हैं, ठीक है, और फिर आप इसको खींच सकते हैं। पुश्ड फॉरवर्ड डायगोनली फ्रॉम द हील टू टो, आपको याद होगा हील टू टो का, पीछे हमने पढ़ा था। फिर इसको हम एक तरफ करते हैं, फिर इसको आप टर्न ओवर कर लेते हैं, दूसरी साइड ले आते हैं और फिर अगेन उसको मूव कराया जाता है। मतलब क्या हुआ कि पहले आपने इस तरह से रखा, इस तरफ मूव किया, हील ये है, टो ये है, तो हील टू टो मूव किया, इस तरह आ गया। फिर आपने अगेन हील इस तरफ है ना, हील टू टो अगेन मूव करना, फिर इस तरफ आ जाएगा। ये है जी बंदा जो बैठ के तो उसको कर रहा है, हॉर्निंग कर रहा है। ये देखें, हील टू टो। अब आ जाती है जी हॉर्निंग होगी, अब आ गई स्ट्रॉपिंग। स्ट्रॉपिंग वो प्रोसेस है जिसे पॉलिशिंग की जाती है।
पॉलिशिंग से मज़ीद जो है उसका एंगल मज़ीद शार्प हो जाता है, अच्छा हो जाता है, फाइन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जो बिफोर यूज़ भी हम इसको कर सकते हैं रेगुलरली, जो मतलब आप एक स्केड्यूल भी बना सकते हैं कि आपने इसको कितने दिन बाद करना है या कितने महीने बाद करना है। ठीक है, जो स्टॉप है वो भी आपने पहले उनको लुब्रिकेशन करनी है किसी भी ऑयल के साथ। ठीक है, उसके ऊपर एक पाउडर डालते हैं, कार्बोरंडम पाउडर होता है। ये भी आपने देखी होगी, जो गांव वाले बार्बर्स हैं ना, उनके पास एक आप कह सकते हैं चमड़े की होती है, एक चमड़े की ना एक शीट सी कह लें या पट्टी सी कह लें, वो होती है। ठीक, तो ये स्ट्रॉपिंग करती है, ये उसको ज़रा फाइन कर देती है एंगल। इसमें भी क्या है जी कि नाइफ जो है वो उसके एंड पे रखा जाता है और फिर ऑपरेटर की तरफ लेके जाते हैं और फिर अगेन उसको उसका पोजीशन बदल के, उसकी साइड बदल के अगेन अपोजिट करके फिर आप करते हैं स्टॉपिंग। कैसे है जी, नाइफ लेड ऑन नियर एंड ऑफ द स्टॉप, जो नियर एंड ऑफ स्टॉप है उस पर नाइफ रखा जाता है, जो उसका कटिंग एज है वो टुवर्ड्स ऑपरेटर होगा, जो उसका टो साइड है वो तकरीबन सेंटर में होगी, हील टू टो याद होगा आपको, टो साइड है वो तकरीबन सेंटर में होगी। नाइफ जो है अदर साइड पे पुश किया जाएगा, टो टू हील, टो टू हील, ये आपने याद रखना है। फिर अगेन उसको टर्न कर लिया जाता है और फिर अगेन उसी तरह से वापस लेके आया जाता है। ये जो एक लेदर टाइप शीट है, ये स्टॉपिंग के लिए। ये था पीछे जो हमने पढ़ा, ये मैनुअल तरीका। अब ये देखें जी, ये है ऑटोमेटेड तरीका। इसमें क्या है, ये आपका स्टोन लगा हुआ है, ये हैंडल के साथ ये इसने वो पकड़ा हुआ है अपना नाइफ, और ये जो आयल है इसकी लुब्रिकेशन के लिए। तो ये इसको ऑटोमेटेड तरीके से आपने देखा होगा ना, ये जो कुर्बानी पे छुरियाँ वगैरह तेज़ करते हैं वो भी ऑटोमेटेड तरीके से करते हैं। उसमें भी ऐसे ही होता है, एक स्टोन लगा होता है, स्टोन के अगेंस्ट छुरी को रगड़ रहे होते हैं। ये जी मशीन्स पॉपुलर हैं लेकिन महंगी होती हैं, क्योंकि टाइम कम लगता है, इजी काम है। इसमें क्या होता है कि नाइफ को जो है एक फीडिंग मैकेनिज्म में हेल्ड कर दिया जाता है, उसमें बांध दिया जाता है। ठीक है, और व्हील जो है उसमें घूमता है और उसको शार्पन करता है। इसमें लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल किया जाता है, ये साथ पड़ा हुआ है, ये देखें लुब्रिकेंट। तो ये इसके एक एग्जांपल है लेबुलिन, ये एक लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें जब पहले कोर्स उसकी ग्राइंडिंग करनी है तो उसमें कुछ कंपाउंड इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एलुमिना इस्तेमाल किया जाता है, फ्लूइड का सस्पेंशन या पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और फिर उसमें अगेन जो एक कंपाउंड लगाया जा सकता है जो एलुमिना का हो। ये उसको अच्छी शार्पनिंग करने के लिए ये केमिकल जब लगाए जाते हैं उस स्टोन के ऊपर तो लुब्रिकेशन भी रहती है और अच्छी शार्पनिंग भी हो जाती है। ठीक है, और जब पॉलिशिंग करनी है एंड पे पॉलिशिंग, तो उसमें सस्पेंशन फ्लूइड यूज़ कर लिया जाता है एजेस को पॉलिश करने के लिए। तो इसको जनाब तकरीबन 25 सेकंड लगते हैं एक साइड को शार्पन करने के लिए। ठीक है, और तकरीबन 30 स्ट्रोक्स, 30 रगड़े जो हैं वो इसके लिए काफ़ी होते हैं एक साइड के लिए। ये जो थे हमारे नाइफ और नाइफ का यूजेज। क्लियर होगी बात? कोई भी यहाँ पे सवाल हो? सर हॉनिंग स्टेप की समझ नहीं आई। हॉनिंग और स्टॉपिंग दो स्टेप है ना। हॉनिंग है, पहले उसको मार्बल के ऊपर, स्टोन के ऊपर रगड़ते हैं, तो उसको शार्पन करते हैं। फिर स्ट्रॉपिंग, स्ट्रॉपिंग ये है कि उसको मज़ीद फाइन हो जाती है, उसके जो एजेस हैं मज़ीद फाइन हो जाते हैं, वो किसी भी लेदर टाइप शीट होती है उसके ऊपर रगड़ते हैं। जो हॉनिंग है वो किसी मार्बल या सख्त चीज़ पे हो रही है, जो स्टॉपिंग है वो निस्बतन नर्म या कोई लेदर टाइप पे हो रही है मटेरियल पे, वो फाइन करने के लिए है उसको। ये बिल्कुल इस तरह से आप समझ लें कि पहले जो है वो
बड़े वाली छन्नी इस्तेमाल हो रही है, फिर छोटे वाली उसको मज़ीद बारीक करने के लिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं इन्वॉल्व, ये बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह वो कुर्बानी पे नाइफ्स तेज़ कर रहे होते हैं ना लोग, कसाई वगैरह, ये उस तरह से है। इस बार आप गौर कर लीजिएगा, कुर्बानी का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ गई कि हमने सेक्शन काटने किस तरह से हैं। सेक्शन काटने की मेन टेक्निक अब आई है, ठीक है। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे जनाब? एक तो माइक्रोटोम होगा, और क्या होगा बता सकता है कोई? कटिंग के लिए क्या क्या इस्तेमाल होगा? सर ये पैराफिन जो जिसमें टिश्यू था। जी वाटर ठीक है, वाटर बाथ इस्तेमाल होगा जिसमें सेक्शन को फ्लैट करना है आपने, ठीक है। माइक्रोटोम नाइफ इस्तेमाल होगा, ब्रश इस्तेमाल हो सकते हैं जो ये सेक्शंस को उठाने वगैरह के लिए, एट्सेट्रा। फिर ये जी हॉट प्लेट आपने देखी होगी, ये हॉट प्लेट है, ये ड्राई एयर ओवन है। ये स्लाइड्स को ड्राई करने के लिए है। जब इसके ऊपर सेक्शन हम लगा लेंगे तो वाटर बाथ से उठा के लगाते हैं, तो फिर इनको ड्राई करना होता है, फिक्स करना होता है, तो ये हॉट एयर ओवन या हॉट प्लेट यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने फोरसेप्स इस्तेमाल करनी है, हेयर ब्रश लेने हैं, साफ स्लाइड्स हमें चाहिए जिसके ऊपर हमें सेक्शन लगाने हैं, आइस ट्रे भी चाहिए हमें, पेंसिल चाहिए जो लेबलिंग के लिए, और टीजिंग नीडल भी चाहिए कि कोई भी चीज़ आगे पीछे करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा जी, वाटर बाथ क्या है? थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड है। वाटर बाथ के अंदर क्या होता है, उसमें मटेरियल क्या होता है, लिक्विड क्या होता है बताएं? वाटर बाथ के अंदर क्या लिक्विड होता है? सर वाटर सर होता है। वाटर। जी जी वाटर बिल्कुल होता है। वाटर होगा, नाम से ज़ाहिर है, बिल्कुल ठीक है। ये एक थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल टाइप है, ठीक है। मतलब कि ये अपना टेम्परेचर उसको हम सेट कर देते हैं, अगर हमने 37 पे रखना है, 40 पे रखना है, 50 पे रखना है, 60 पे रखना है, उसको हम सेट कर देंगे, वो अपने आप का टेम्परेचर खुद ही कंट्रोल करता रहेगा, थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल होगा, ठीक है। वो कहते हैं कि जो ये कंट्रोल्ड है, थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल, वो प्रेफरेबल है क्योंकि वो टेम्परेचर कंट्रोल कर लेगा। अगर नहीं है तो फिर हमें वैसे गर्म पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेबल वाटर बाथ है और इजीली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसलिए लोग वाटर बाथ ले लेते हैं। टेम्परेचर जो है पानी का होना चाहिए बिटवीन 5 to 6, 50 बिलो द ये अच्छा जी, यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई है। जो वैक्सीन का मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो है तकरीबन 60 के करीब, तो इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है। 45 पे रख ले आप, 45 डिग्री पे, 5 to 6 नहीं, 45 पे रख ले, 40 पे रख ले, मतलब कि उससे कम हो, फ्लैट हो जाए वैक्स लेकिन पिघल ना जाए। और इसमें वाटर बाथ के अंदर पानी होगा, और साथ में आप थोड़ा बहुत अल्कोहल भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत फील हो। ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, लेकिन जो रूटीन की लैब्स हैं वो अल्कोहल नहीं साथ में उसमें डालते। फिर है जी ड्राई एयर ओवन या हॉट प्लेट। ये ड्राई करने के लिए, क्योंकि जब हमने सेक्शन काटा माइक्रोटोम से, उसको हमने रखना है वाटर बाथ के अंदर ताकि वो सेक्शन फ्लैट हो जाए। वहाँ से हमने स्लाइड पे उठाना है। अब ज़ाहिर है क्योंकि सेक्शन पानी के अंदर था तो वो गीली होगी, स्लाइड भी और सेक्शन भी गीला है, उसको हमने ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए हम ड्राई एयर ओवन या हॉट प्लेट पे रख सकते हैं, ठीक है। छोटे ओवन अवेलेबल हैं, उनके अंदर आप रख दें, वो उसको ड्राई कर देता है। उसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा रेज होता है, साथ में एयर भी होती है, ड्राई एयर ओवन या हॉट एयर ओवन। हॉट एयर अंदर उस पर पड़ती है तो वो उसको ड्राई कर देता है, ठीक है, और कोई डैमेज भी ये नहीं करता। और अगर कोई बहुत ज़्यादा नरम टिश्यू है, फॉर एग्जांपल ब्रेन है, तो उसके लिए हम टेम्परेचर ज़रा कम रख लेंगे, टेम्परेचर जो है 37 पे रख लेंगे तो अच्छी बात है। दूसरी होती है हॉट प्लेट, ये भी आपने देखी होगी, आमतौर पे ये इंडक्शन प्लेट्स हमारे आजकल घरों में भी इस्तेमाल हो रही हैं कुकिंग के लिए। वो प्लेट गर्म होती है, बिजली के साथ लगती है, वो हीट देती है, उसको भी हम रख देते हैं 45 डिग्री 50 डिग्री पे हम करके उसके ऊपर स्लाइड रख दे, तो वो भी उनको ड्राई भी कर देगा, फिक्स भी कर देगा। फिर है जी ब्रश और फोर्सेप्स। ये जब हमने माइक्रोटोम से सेक्शन काटना है तो उसको उठा के हमने रखना है, क्योंकि वाटर बाथ के अंदर, तो उसके लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं ब्रश और
फोर्सेप्स, ठीक है। सेक्शन काट के उसको हम हाथ से नहीं उठा सकते वो, क्योंकि बहुत बारीक होता है, वो टूट जाता है। तो ब्रश और फोर्सेप्स के साथ हम उसको उठा के उसको हमने उसमें रखना होता है वाटर बाथ के अंदर। और अगर कोई फोल्ड भी है, जो सेक्शन फोल्ड हुए हैं कटने के बाद रिबन, तो उसको भी हम सही कर सकते हैं। जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं स्लाइड्स, वो है जी 76x25 नैनोमीटर, ये इनकी लेंथ और विड्थ है। जो थिकनेस है वो है 1 मिलीमीटर टू 1.2 मिलीमीटर। ये जो रूटीन की हमारी स्लाइड्स होती है ना, ये वही हैं। अगर आपने कोई बड़े लंबे टिश्यू काटने हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आपने कोई चीज़ काटनी है जो लंबा है, नर्व है, ठीक है, तो फिर आप ज़ाहिर है लंबी स्लाइड भी ले सकते हैं। अदरवाइज जो रूटीन में यही स्लाइड इस्तेमाल होती हैं 76x25 नैनोमीटर। इसके ऊपर बेहतर ये है कि एक साइड पे स्लाइड के फ्रॉस्टेड एंड हो, जहाँ पे आप लिख सकें, ठीक है। अगर फ्रॉस्टेड एंड नहीं है तो फिर आप डायमंड पेन के साथ भी आप उसमें इनग्रेव कर सकते हैं। आपने टिश्यू के नंबर भी तो लिखने हैं ना, टिश्यू के ऊपर तो नहीं लिखेंगे आप, स्लाइड के ऊपर लिखेंगे। तो स्लाइड के ऊपर आपने इनग्रेव कर देना है। आजकल लेबलिंग मशीन भी अवेलेबल हैं, ऑटोमेटेड बारकोड वाली भी अवेलेबल हैं। जो ज़्यादा ऑटोमेटेड लैब्स हैं, ऑटोमेशन पे गई हुई हैं, वो बारकोड लेबल स्लाइड्स भी बना लेते हैं। अदरवाइज जो रूटीन में क्या है कि स्लाइड की एक साइड पे आप, अगर फ्रॉस्टेड स्लाइड है, एक साइड स्लाइड की रफ है, तो उसके ऊपर आप लेड पेंसिल से लिख सकते हैं। अगर फ्रॉस्टेड स्लाइड नहीं है, बिल्कुल प्लेन स्लाइड है, तो उसके ऊपर आप डायमंड पेन के साथ एनग्रेव कर सकते हैं स्लाइड का नंबर। फिर है जी, हमें एक एडेसिव चाहिए होता है। एडेसिव वो केमिकल है जो टिश्यू को स्लाइड के ऊपर फिक्स कर रहा है, एडहेजन कर रहा है, ठीक है। और स्लाइड्स ग्रीस फ्री हो रही हैं, ठीक है। अगर हमारा रूटीन का जो प्रोसेस है उसमें टिश्यू ठीक फ्लैटन हो रहे हैं, पैराफिन हमारी नई है, हमारा नाइफ नया है, हमने पानी ठीक टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो टिश्यू खुद ही फ्लैटन हो जाएंगे, ठीक है, उस टेम्परेचर पे। तो फिर तो हमें एडेसिव की ज़रूरत नहीं होगी। अगर नहीं हो रहे तो फिर हमने नीचे ये लगाना होगा एक आधा ड्रॉप स्लाइड के ऊपर। और अगर सेक्शन स्लाइड के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, उस पर चिमट ही नहीं रहे, फिर भी हमें लगवाना पड़ेगा। तो वो फ्लोट क्यों करेंगे, ठीक है, उसकी कुछ वजह हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। कि व्हेन द सेक्शन आर सबमिटेड स्ट्रॉन्ग अल्कली सोल्यूशन, अगर दरमियान में कोई अल्कली सोल्यूशन आ गया है या आगे आना है स्टेनिंग के अंदर, तो फिर वो सेक्शन जो है वो स्लाइड से उतर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। तो उसको ज़ाहिर एडेसिव लगाना पड़ेगा ताकि टिश्यू उसके साथ स्लाइड के साथ चिपटा रहे, वरना रूटीन में ज़रूरत नहीं होती। क्रायोस्टेट के जो सेक्शंस हैं, जो फ्रीज ड्राइंग करके हमने काटे हैं, उसमें एडेसिव की ज़रूरत होती है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टिश्यू है उसमें एडेजन होगी, वो स्लाइड के साथ नहीं चिपकेगा। अगर कोई दरमियान में प्रोसेसिंग इस तरह की होगी है कि टेम्परेचर ज़्यादा चला गया था तो टिश्यू नहीं एडेजन कर रहा, तो फिर भी आप एडेसिव इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई टिश्यू के अंदर ज़्यादा ब्लड क्लॉट है तो वो भी नहीं चिपकेगा उसके साथ। और या टिश्यू जो बहुत ज़्यादा डीकैल्सीफाई हो चुके हैं, वो भी स्लाइड, ऐसे टिश्यू जो भी किसी भी वजह से स्लाइड के साथ एडेजन नहीं कर रहे, तो दरमियान में आप एक ड्रॉप एडेसिव का लगा के उसके ऊपर टिश्यू लगाएंगे तो वो स्लाइड के साथ चिपक जाएगा। जो कॉमन एडेसिव है वो एल्ब्यूमिन है, एग एल्ब्यूमिन आप भी इसको लोग कहते हैं ना, एग के अंदर जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉप रखते हैं, उसके ऊपर टिश्यू लगाएंगे, वो चिपट जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और क्रोम जिलेटिन वगैरह हैं, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्ब्यूमिन के डिसएडवांटेज ये हैं कि ये खुद भी कुछ ना कुछ स्टेन उसका वो भी देखो ना, हमने तो टिश्यू को स्टेन करना है ना हमने पैराफिन वैक्स को स्टेन करना है, ना हमने जो एडेसिव लगाया है उसको स्टेन करना है, हमने तो टिश्यू को देखना है। तो एल्ब्यूमिन का थोड़ा ये मसला है कि ये भी थोड़ा सा स्टेन ले लेती है, बैकग्राउंड आ जाता है टिश्यू का। फिर जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो थाइमोल रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, ये ग्राम स्टेनिंग में जनाब हमें कन्फ्यूजन कर सकते हैं। बैकग्राउंड आ गई ना, फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। बहरहाल फिर भी ये यूज़ होता है। एल्ब्यूमिन क्या है कि प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल पार्ट्स ऑफ ग्लिसरीन, डिस्टिल्ड वाटर एंड एग वाइट, देन फिल्टर्ड थ्रू ए कोर्स फिल्टर पेपर एंड ए क्रिस्टल थाइमोल इज एडेड। इसमें क्या है जी, कुछ पार्ट ग्लिसरीन के होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर होता है और एग वाइट होती है, ठीक है। इनको हम मिक्स करके फिर फिल्टर कर लेते हैं और फिर साथ में थोड़ा सा थाइमोल की क्रिस्टल्स ऐड कर देते हैं। ये एक एल्ब्यूमिन जो है आपका तैयार हो जाएगा एडेजन करने के लिए।
इसके अलावा कुछ केमिकल एडेसिव्स भी हैं, इनके आप बेशक नाम याद कर लें, बाकी डिटेल बेशक ना याद करें, ठीक है। वो पोली लाइजीन है और अमाइनो प्रोपाइल ट्राई इथॉक्सी साइलेन APES, ठीक है जी। ये दोनों हैं जो है ये केमिकली प्रिपेयर्ड भी हैं, केमिकल्स हैं और अच्छे अच्छे एडेसिव्स हैं, फेवर्ड हैं, ठीक है। जो पोलीलाइजीन है इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टिक द सेक्शन टू द स्लाइड स्लोली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ये अपनी इफेक्टिवनेस लूज़ करता जाता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये उसको एडाइन का काम नहीं करेगा, कुछ दिन रहेगा, उसके बाद ये टिश्यू उसके साथ अगेन उतर जाएगा, ठीक है। जो APES है ये भी ठीक है, स्लाइड्स ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, टिश्यू इसके ऊपर चिपटा ही रहेगा, लेकिन जो साइटोलॉजी करने के लिए ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। यहाँ तक आपको ये जो मटेरियल रिक्वायर्ड थे एडाइन के लिए इनकी समझ आ गई है या कोई चीज़ कन्फ्यूजन है? सर आ गई है। ये जो चीज़ें थी ये सारी क्या थी जो हमने कटिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। अब हमने सेक्शन कटिंग पे जाना है, ये हम कल चले जाएंगे। यस सर, आज कल। चले ठीक है। यहाँ तक आप जो है अगेन आप वो देख रहे हैं ना, अपनी जो बैंक्रॉफ्ट है बुक है और दूसरी है अपना मैनुअल ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन बाय AFIP, ये दोनों पढ़ रहे हैं ना आप लोग?